नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में बात करेंगे साइंस की पार्ट रहेगा और साइंस विज्ञान का सजीव जगत के पार्ट हम करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चनों का पूरा निचोड़ रहने वाला है। सजीव जगत में इसके पहले हम पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। डेली हमारी 4 PM में साइंस की क्लास होती है। 7 PM में फर्स्ट पार्ट के लाइव क्लास होगी, तो 7 PM में लाइव क्लास अटेंड कीजिए। तो सजीव जगत के टॉपिक में हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। कल हमने 50 प्रश्नों पर कंप्लीट कर लिया था, उसके अगले प्रश्न पर हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, बाकी इसके पहले भी हम चैप्टर वाइज क्लासेज कर चुके हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। MP टेट वर्ग 2 सोशल साइंस नाम का प्लेलिस्ट पे जाइए, ऑप्शन पे मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन स्क्रीन पर भी आपको दे दिया जाएगा। तो प्रश्न यह कि भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कोरियान, एमनियन, एपरा कोशिका या पीतक कोश की बात करेंगे। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अपरा पोशिका के द्वारा किया जाता है। अपरा पोशिका झिल्ली जो है भ्रूण में श्वसन का कार्य करती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। क्या कारण होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, या ग्लूकोज का क्षय, या लैक्टिक अम्ल एवं संचय। देखिए, अगर लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान होता है तो लैक्टिक अम्ल के संचय का कारण बनता है। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल का संचय। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महान हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन या थायरोक्सिन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा थायरोक्सिन। जी हाँ, महान हार्मोन में आयोडीन निहित जो आपका होता है वह आपका थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय या अमाशय। तो मानव शरीर में पुच्छ जो है कौन सी संरचना में संलग्न रहता है? तो पुच्छ या क्या कहते हैं उसे? क्रमरूप परिकेशिका कहते हैं। ये छोटी बड़ी आंत का जोड़ के पश्चात होता है। तो पुच्छ जो है किस संरचना में संलग्न होती है? बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, अमाशय। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम बात करेंगे बृहदांत की। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या क्रमरूप परिशेषिका एवं एक अवशेषी अंग होती है। यह छोटी बड़ी आंत का जोड़ के पास स्थित होती है और इसका आकार छोटे क्रम की तरह होता है, जो बड़ी आंत अर्थात बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। बृहदांत अर्थात बड़ी आंत की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, रुधिर में किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, प्लाज्मा या श्वेत रुधाणु की बात करेंगे। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। रुधिर में किस घटक को हमारी शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? 4 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन आपका सही होगा वह आप सभी लोगों के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा WBC होता है, श्वेत रुधिराणु की बात करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है?
हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। देखिए, व्यस्त जीवन शैली में देखा जाए इसका कारण होता है अनियमित आहार, जंक फूड खाना, अधिक मसालेदार भोजन दिल के दौरे का कारण बनता है। लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, दिल का दौरा या हार्ट अटैक का कारण जो होता है आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण होता है, और जिसे प्लाक कहा भी जाता है। प्लाक धमनियों को संकुचित कर देता है, यानी कि सिकोड़ देता है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और रुक जाते ही हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं रक्त की संबंधित होता है, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है। तो रक्त से संबंधित है, जब हृदय में आपूर्ति हो जाएगी या प्रवाह कम हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवों में लिंग का निर्धारण होता है विटामिनों द्वारा, गुणसूत्रों द्वारा, हार्मोन द्वारा या पोषक तत्वों द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है, तो वह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्रों द्वारा। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं, 23वां जोड़ा ही लिंग गुणसूत्र होता है। 23वां जोड़ा जो होता है वह द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX और XY पुरुष का। तो नर का जो गुणसूत्र होता है उसके द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है, तो गुणसूत्रों द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रा के अंडाशय के कितने अंडाणु बनते हैं? 2, 4, 1, 3। सभी लोग बताइए, हाइड्रा के अंडाशय में कितने अंडाणु बनते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट ऑप्शन आ चुका है 1। क्या होगा? 1 की बात करेंगे। कोई भी दिक्कत हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हमारे शरीर में धमनियों का काम है, जो धमनियां होती हैं वह हमारे शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है, काम क्या है? हृदय में रुधिर का वहन करना, रुधिर को शुद्ध करना, श्वेत रुधिराओं का निर्माण करना, रुधिर वापस हृदय तक ले जाना। धमनियां, शिराएं, यहाँ पे धमनियों का कार्य पूछा गया है। तो धमनियां क्या करती हैं? हृदय से ऑक्सीजन का समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। तो हृदय से रुधिर का वहन करना क्या हो जाएगा? हृदय से रुधिर को वहन करना, ठीक है। धमनियों वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है। आपका पल्मोनरी एवं आवल नाल धमनियों के अलावा सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। केवल 2 धमनियां नहीं ले जाती, एक पल्मोनरी और दूसरा आवल नाल धमनियां। इसके अलावा जितनी भी धमनियां हैं ऑक्सीजन युक्त ले जाती हैं। तो रुधिर का क्या करती हैं? वहन करती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वृक्षों पर पाए जाने वाला मेढक है एलाइटिस, बुफो, हाइला, राना। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सारा निचोड़ आपको एनसीईआरटी के सामने है। वीडियो के एंड तक बने रहें, सारे क्वेश्चन को अटेंड करके जाएं। एक एक प्रश्न का डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। तो वृक्षों पर पाए जाने वाला जो मेढक होता है उसे हाइला के नाम से जानते हैं, हाइला, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप होता है, बढ़ता है, घटता है, घटता बढ़ता है, स्थिर रहता है? देखिए, नींद के दौरान आपका रक्तचाप बदल सकता है। स्वास्थ्य रक्तचाप जो होता है शरीर के स्वास्थ्य जो कामकाज का संकेत है। नियमित व्यायाम स्वस्थ रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सोते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ता है या घटता है? सबसे बड़ा प्रश्न एनसीईआरटी का। तो वह दोस्तों क्या होता है, सोते समय ब्लड प्रेशर जो है आपका घटता है।
क्योंकि नींद की अपेक्षा जागने और शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर के हृदय और श्वसन पैरामीटर बदल जाते हैं। ब्रेन स्टेम को संकेत भेजे जाते हैं जो परिधीय बैरोक्रैप्टर्स में इन परिवर्तनों को संचार करते हैं, जो बदले में आपके न्यूरोट्रांसमीटर की जानकारी से संबंधित होता है। जब रक्त का दबाव बढ़ जाता है तो सहानुभूति बहिर्वाह कम हो जाती है। इसके विपरीत होता है। तो नींद के दौरान NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान सहानुभूति गतिविधि में संबंध जो होता है कमी के साथ बढ़ता है। तो क्या होगा? घटता है। अगले प्रश्न की बात करें। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? अंतः प्रकोष्ठिका, प्रगंटिका, उरी अस्थि या अंतर्जंघिका? सभी लोग बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछी जा रही, तो फीमर कहलाती है। ये तो है, लेकिन फीमर तो आपका नाम नहीं दिया गया है, तो नितंबस्थि क्या हो जाएगा? नितंबस्थि दिया गया है। और नितंबस्थि अर्थात फीमर की बात करेंगे। नितंबस्थि उपबंध कंकाल का भाग होता है। फीमर का ऊपरी सिरा कूल्हे के सॉकेट में फिट होता है, जबकि इतना निचला हिस्सा घुटने के जुड़ा होता है। होती है वह कहलाती है उरु अस्थि। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। पुरुष में यूरिया बनता है वृक्क में, यकृत में, नेफ्रॉन में, मूत्राशय में। तो ये लगभग सभी सिंपल सा प्रश्न कह सकते हैं। यकृत की बात करेंगे। अमीनो एसिड या मेटाबोलाइट अमोनिया आयन एमिनो एसिड से टूटने से बनता है। कुछ का उपयोग नाइट्रोजन यौगिकों के जैव संश्लेषण में किया जाता है और इसके अतिरिक्त अमोनिया आयन यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। तो यकृत, यूरिया किस में उत्पन्न होता है? यकृत की बात करें। अगला प्रश्न है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, औध्यात्मी, अवशवरु या पराशब्द की बात करते हैं। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती? तो वह होती है पराशब्द। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में वसा, प्रोटीन, शर्करा या नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ? तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में क्या होता है? नृत्य जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वह जमा हो जाते हैं। तो रुधिर में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी चारों प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं? समुच्चय बताना है जो जन्म देने वाले दिया गया। तो पहला होगा कंगारू, जाहक, डॉल्फिन और लोरिस। ये चारों ऐसे समुच्चय हैं जो सभी चारों प्राणी हैं शिशुओं को क्या है? जन्म देते हैं। कंगारू भी शिशु को जन्म देता है, जाहक भी, डॉल्फिन और लोरिस। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस बार टीटी एग्जाम को फतेह करना है। सारे क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैराथन क्लास आएगी। इसके बाद आपके मॉडल पेपर आने वाला है, अभ्यास प्रश्न पत्र आने वाला है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला जो रसायन होता है वह निकोटीन कहलाता है, सभी जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है एनोक्सिया, एस्फाइसिक्सिया, यूनाइया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइपोक्सिमा की बात करते हैं। क्या होता है? मनुष्य की धमनी के रक्त ऑक्सीजन संपत्ति जो समानतः होती है वह 95 से 100% तक रहती है। यह मात्रा 90% से कम भी हो जाती है। इसे हाइपोक्सिमा कहा जाता है। किंतु यदि मात्रा 80% से भी नीचे हो तो मस्तिष्क और हृदय जैसे अंगों को काम करने में परेशानी हो सकती है। तो ऑक्सीजन की कमी हमारी क्या कहलाती है? तो हाइपोक्सिमा की बात करेंगे।
तो हाइपोक्सिमा तो दिया नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन चयन करेंगे, बाकी राइट ऑप्शन होगा हाइपोक्सिमा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द बीएमआर का अर्थ है। तो बीएमआर का अर्थ क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। शरीर द्वारा आराम करते समय खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा या बर्न की हुई कैलोरी को ही बीएमआर कहते हैं। बेसल चयापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट, ध्यान रखिएगा। एक समान वयस्क मनुष्य का रुधिर दाब होता है, ये कह सकते हैं 99% लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, एक औसत स्वस्थ व्यक्ति में जो प्रकुंचन होता है, रुधिर दाब जो होता है 120 to 80 होता है। सिस्टोलिक दाब 120 होता है, प्रकुंचन सिस्टोलिक, और शिथिलन या डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। इसे किससे हम डिनोट करते हैं? 120/80 mmHg। इससे कम या ज़्यादा होने पर क्रमशः निम्न रुधिर दाब तथा उच्च रुधिर दाब उत्पन्न होता है। अगर 90 से कम है, 120 के ऊपर है तो उच्च होगा, ठीक है। अगर 80 से नीचे है तो निम्न हो जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। गैस्ट्रुला की गुहा को कहते हैं आर्केंट्रॉन, सिलेंट्रॉन, ब्लास्टोसील या हीमोसील की बात करेंगे, सभी लोग बताइए। गैस्ट्रुला की गुहा को कहते हैं गैस्ट्रुला, सभी लोग बताइए। राइट आंसर आ चुका है, हम बात करेंगे आर्केंट्रॉन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। रुधिर दाब का मापन करते हैं किसके द्वारा? तो रक्तचाप मापी भी बोला जाता है, रक्त चाप मापी, या इसे स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप मापी या स्फैग्मोमैनोमीटर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंक्रियोल या एलवाई की बात करेंगे। तो फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई वायुकोष्ठ या कूपिकाएं होती हैं। क्या होगा? वायुकोष्ठ या कूपिकाओं की बात करेंगे, जिसे हम एल्वोली कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं? एल्वोली कहते हैं। कूपिकाएं या वायुकोष्ठ भी आ सकता है। एकल चक्रण वाला हृदय पाया जाता है स्तनियों में, सरीसृपों में, मत्स्य एवं उभयचरों में, केवल मछलियों में पाया जाता है। सभी कमेंट कीजिए, एकल चक्रण वाला हृदय किसमें पाया जाता है? हृदय के 2 अलिंद और 2 नीले कक्ष होते हैं, बाएं दिल और दाएं दिल के रूप में जोड़े जाते हैं। यानी बाएं वेंट्रिकल के साथ बाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के साथ दाएं एट्रियम की बात करते हैं। तो किसमें होता है? तो एकल चक्रण की अगर बात करते हैं किसमें पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस हो गया, एक्सोस्टिस हो गया, एनबास स्पीसीज यानी मछली की बात करते हैं, मछली वर्ग से संबंधित है। तो मत्स्य एवं उभयचरों की बात करते हैं, या केवल मछली की बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? मछली तो है आपका, ये 100% श्योर है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 409, 439, 539, 639। तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या पूछी जा रही है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन कह सकते हैं। तो 600 से अधिक पेशियां मानी गई हैं। तो 600 से अधिक पेशियां हैं, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है 639 सही हो जाएगा। ठीक है, या 650 के आसपास आंका गया है, तो 639 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। हार्डीरियन ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? सशक में, मनुष्य में, मेढक में, या इन सभी में पाई जाती हैं? सभी लोग बताइए। हार्डीरियन ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? सभी लोग बताइए। राइट ऑप्शन आ चुका है। तो इन सभी में पाई जाती है, आपके इन सशक में भी, मनुष्य में भी, मेढक में भी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बीएमआर घटता है निम्न सभी अवस्थाओं में एक को छोड़कर। तो बीएमआर घटता है लेकिन एक में आपका नहीं घटता है, जिसे हम बेसल चयापचय कहते हैं। बीएमआर किस अवस्था में नहीं घटता है? सभी लोग बताइए। राइट ऑप्शन आपका आ चुका है। तो तीन अवस्थाएं हैं जिनमें से आपका घटता है, वृद्धावस्था में, भूख की अवस्था में, हाइपोटेंशन में, लेकिन हाइपर टेंशन में नहीं होता। हाइपर टेंशन को छोड़कर इन तीनों अवस्थाओं में बीएमआर घटता है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रेटिना का सबसे अधिक संवेदी भाग है? दूरक डिस्क, मैग्डुला लुटिया, परिध या फोबिया सेंटोलिस की बात करते हैं। जी हाँ, रेटिना का सबसे अधिक संवेदी या संवेदनशील की बात करते हैं, भाग की बात करते हैं। तो रेटिना का सबसे संवेदनशील भाग होता है वह आपका फोबिया सेंटोलिसिस होता है। फोबिया सेंटोलिसिस में अधिक संख्या में केवल शंकु होता है, इसलिए यह रेटिना में अधिक दृष्टि तीक्ष्णता का एक बिंदु होता है। फोबिया सेंटोलिसिस की बात करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में जो ऊर्जा स्वतंत्र होती है वह ऊर्जा है ऊष्मा, काइनेटिक ऊर्जा, प्रकाश या पोटेंशियल ऊर्जा की बात करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस में जो ऊर्जा स्वतंत्र होती है वह है कौन सी ऊर्जा कहला जाएगी? तो वह ऊष्मा ऊर्जा की बात करेंगे। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। शरीर के भीतर ताप नियंत्रण में किससे सहायता मिलती है? मूत्र की मात्रा घटाने बढ़ाने से, भोजन की पाचन दर को बदलने से, रक्त परिसंचरण से, वसीय पिंडों से। तो
तो मानव शरीर में तापमान जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन सहायता की बात करेंगे, देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। यह शरीर के आंतरिक कार्यों की भी संतुलित रखती है और मस्तिष्क के तल पर स्थित होता है। पीयूष जो ग्रंथि है रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्त्राव करती है जो अधिवृक्क ग्रंथियों को उत्तेजित करती है। तो शरीर के भीतर ताप नियंत्रण में किसमें जो है सहायता मिलती है? अगर ताप नियंत्रण रहेगा तो किसमें सहायता मिलेगी? तो रक्तचाप परिसंचरण में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिक अंतः शोषण के पश्चात निकाली गई वायु की अधिक मात्रा कहलाती है। सभी लोग बताइए। रेजिडुअल आयतन, टाइडल आयतन, फेफड़े का आयतन, फेफड़े की जैव क्षमता। तो फेफड़े की जैविक क्षमता की बात करेंगे। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। कुछ स्तनियों में भी शीत सुप्तावस्था होती है। सुप्तावस्था में इनके शरीर का ताप रहता है, वातावरण के ताप के बराबर रहता है। त्वचा द्वारा नियंत्रित होने का कारण सामान्य है। सुप्तावस्था से पहले ही वसा संचय के कारण सामान्य है। यह त्वचा एवं वसा के मिलते जुलते नियंत्रण के कारण वातावरणीय ताप कुछ हद तक। कुछ स्तनियों में भी शीत सुप्तावस्था होती है और यह सुप्तावस्था इनके शरीर का जो ताप रहता है वह कितना रहता है? वह त्वचा एवं वसा के मिले जुले नियंत्रण के कारण वातावरणीय ताप से कुछ अधिक रहता है। तो डी ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। नो डाउट अगले प्रश्न की बात करेंगे। मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है द्विपाली युक्त, चार पाली युक्त, तीन पाली युक्त, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का दायां फेफड़ा कितनी पाली युक्त होता है? तो सभी लोग जानते हैं मनुष्य के जो फेफड़े पाली या कितने खंड होते हैं यह पूछा जा रहा है। तो खंडों की अगर बात करते हैं तो मनुष्य में बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में होता है। ये ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है? मनुष्य का जो बायां फेफड़ा होता है वह आपके द्विपाली युक्त होता है, 2 खंडों में होता है। और जो दाहिना होता है, दायां फेफड़ा जो पूछा जा रहा है वह कितने में होता है? 3 खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है 3 युक्त पाली। कीटों में श्वसन अंग होते हैं फेफड़े, श्वसन ताल, श्वसनिया या ग्रसनी। देखिए दोस्तों, सभी जीवित जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। ऊर्जा के मुक्त के साथ ही कोशिका में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और श्वास प्रणाल नामक नलियों का एक जाल कीटों में श्वसन अंग होता है। ठीक है, तो कीटों में श्वसन का जो है किसके द्वारा होता है, किस अंग के द्वारा होता है, कौन सा अंग है अगर अंग पूछा जाता है? तो नलिका या श्वास नली, क्या कह सकते हैं? नलिका अथवा श्वास नली या श्वास नाल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं या अगला प्रश्न है, वातावरणीय ताप के परिवर्तन मुख्यतः कैसे जंतुओं को प्रभावित करते हैं? जलीय, असमतापी,
या मरुस्थली की बात करते हैं। तो वातावरण ताप के परिवर्तन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं, ना आपका जलीय है ना ही मरुस्थलीय है, तो आपका कौन सा कहला जाएगा? राइट ऑप्शन होगा पाई किलो धार्मिक। क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए? पाई किलो धार्मिक। पाई किलो धार्मिक क्या है? पाई किलो धार्मिक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? समतापी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ईसीजी द्वारा जांच की जाती है हृदय का स्पंदन, रुधिर दाब, हृदय पक्षाघात या आर्टियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। आपके सीने, हाथ, पैर पर छोटे इलेक्ट्रोड पैच लगा दिया जाता है और इन इलेक्ट्रोडों पैच के जरिए दिल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हृदय स्पंदन। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण जो तंत्र होता है किसमें पाया जाता है? तो शायद मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो खुला जो परिसंचरण है वह किसमें पाया जाता है? तो कीटों में या काकरोच। काकरोच दिया रहेगा या कीटों में दिया रहेगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परख नली शिशु में देखिए, परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, निषेचन शरीर के भीतर बाहर, भ्रूण का विकास, परख नली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तकनीक में महिला के अंडाशय से अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाला जाता है, फिर उसे परख नली में शुक्राणु से निषेचित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप 32 कोशिका वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? निषेचन बाहर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कहलाती है, तो वह कहलाती पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक सीरमी झिल्ली है, यह 2 परतों से बनती है। बाहरी परत को तांतव पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहरी परत को तांतव पेरिकार्डियम। और मोटे संयोजी ऊतक से बना होता है और यह डायफ्राम से जुड़ा होता है और वक्ष गुहा में हृदय को स्थान में रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पेरिकार्डियम की बात करेंगे। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड है। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि AB रक्त समूह जो होता है इसके सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है यही बताना है। उसके रक्त में रोग प्रतिरोधक नहीं पाए जाते, रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। देखिए, रक्त समूह से प्राप्तकर्ता बिना किसी प्रतिक्रिया के 4 रक्त समूह में से किसी भी को स्वीकार कर सकता है। इसलिए AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, क्योंकि रक्त समूह AB में प्रतिजन होता है। A और B दोनों के लिए विशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रतिजन होता है।
तो उस रक्त में क्या है, प्रतिजन का जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है, प्रतिजन का अभाव होता है, रोग प्रतिकारक नहीं पाया जाता है, या रोग उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, या उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखा जाए तो उसके रक्त में क्या है, रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं। WBC की संख्या में वृद्धि होने का कारण क्या है, रक्ताल्पता, पोलीथीमिया, ल्यूकोपीनिया या ल्यूकीमिया। अगर आपके शरीर में WBC की वृद्धि हो जाए तो WBC की वृद्धि होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या WBC की संख्या बढ़ने के कारण में संक्रमण, अस्थिमज्जा में असमताएं, धूम्रपान, पुरानी फेफड़ों की बीमारी, प्रतिरक्षा विकार, सूजन या एलर्जी, यहाँ तक कि शारीरिक और भावनात्मक तनाव भी आपका शामिल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा होगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया प्रश्न आता है, ल्यूकीमिया है क्या चीज दोस्तों, रक्त का कैंसर। रक्त बनने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर क्षमता में रुकावट पैदा करता है, या श्वेताणु रक्तता कहते हैं इसे। पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो पित्त में कौन सा होता है, सभी लोग बताइए। पित्त रस में कौन सा एंजाइम होता है, या उपस्थित होता है, या पाया जाता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पित्त में क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन। क्या पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन अगर ऑप्शन आए तो ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में एरिथ्रोसाइट का जीवन काल होता है, सभी लोग बताइए कितने काल का होता है, 100 दिन, 120, 150 या 80 दिन का होता है। मनुष्य में एरिथ्रोसाइट का जीवन काल, तो हम बात करेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी की, 120 दिन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, लिपिड है, या एंजाइम है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो होता है वह एक प्रकार का आपका क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। लेकिन प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे लाइपोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, लाइपोप्रोटीन की बात करें। पेस मेकर हृदय होता है, एवी नोड, एसे नोड, पुरकिंजी तंतु, या बंडल ऑफ फिश। सभी लोग बताइए। पेस मेकर हृदय होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, SA नोड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्राण का उत्सर्जी अंग है, हरी ग्रंथि, ज्वाला कोशिका, नेफ्रिडिया, या गुर्दे की बात करते हैं। जी हाँ, प्राण का उत्सर्जी अंग पूछा जा रहा है, तो प्राण का उत्सर्जी अंग होता है ग्रीन ग्रंथि, या कह सकते हैं हरी ग्रंथि। पहला ऑप्शन सही हो जाए। ऑक्सीकृत रुधिर ले जाने वाली शिराएं कहलाती हैं,
सभी लोग बताइए। फुफ्फुस, सभी, वाहिना या अरोटा, ये इनमें से कोई नहीं। तो फुफ्फुस सिरा होता है। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आमाशयिक ग्रंथि के जैमोजेन कोशिकांग किसे स्रावित करते हैं? पेप्सिनोजन, कैमोट्रिसिन, पेप्सिन या स्टेफाइड एथिलीन। आमाशयिक ग्रंथि के जैमोजेन कोशिकांग किसे स्रावित करते हैं? तो राइट ऑप्शन आ चुका है। पेप्सिनोजन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निशल के कण पाए जाते हैं। तो निशल के कण जो होते हैं वह उपास्थल कोशिकाएं, तंत्रिका, पेशी या अस्थि कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिकाओं में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ चुका है, डायबिटीज इंसुपिट्स की किस ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होने के कारण होती है? डायबिटीज इंसुपिट्स किस ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होने के कारण होती है? थायराइड, पूर्व पिट्यूटरी खंड, माध्यमिक पिट्यूटरी खंड या पश्च पिट्यूटरी खंड की बात करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो डायबिटीज इंसुपिट्स किस ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होने के कारण होती है? पश्च पिट्यूटरी खंड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा, दो न्यूरॉनों के मध्य का जुड़ाव कहलाता है? साइनोफिसिस, साइनोप्टिकुला, साइनेप्स या साइनेप्टिकल क्लिफ्ट की बात करते हैं। दो न्यूरॉनों के मध्य का जुड़ाव क्या कहला जाएगा? सभी लोग बताइएगा। शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर से फैमिली के साथ हैं आप, जहां पर राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज की बात की जाती है, पूरे निचोड़ एनसीईआरटी के संग्रह की बात की जाती है। तो सभी क्लासेज आइए। 4 PM में साइंस की क्लास विजिट कीजिए। इसके बाद 7 PM में आपके पहले पार्ट का जो 30 अंक का होने वाला है पक्का कीजिए। 7 PM में आइए लाइव क्लास के माध्यम से। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके 7 PM पे लाइव क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।